हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने अभी तक आपको एप्टीट्यूड स्टार्ट करवा दिया है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम करा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम और आप एप्टीट्यूड भी पढ़ना चाहते हो तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, आप उससे क्लिक करके नंबर सिस्टम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी आप चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपने कैसे पढ़ना है और कैसे उसको डील करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ना, तो लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते ही नहीं है, सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग करके चले जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे चले जाते हैं। देखो, हमें तीनों सेक्शंस को अच्छे से मास्टर करना है। मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी एक सेक्शन को छोड़ो, तो आपको तीनों सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से आए आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ। बिकॉज आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज अगर सीसैट क्वालिफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपकी है ना। सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, फिर जीएस जितनी मर्जी पढ़ लो। तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने टाइप के पैसेजेस होते हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, और कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो उन पैसेजेस से बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो हमें पैसेजेस में देखने को मिलता है वो है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, ठीक है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैट्स ही लिख देते हैं इसमें, चलो। इसमें ना हमें डेटा दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? डेटा। इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन बहुत होगी, बार ग्राफ्स होंगे या किसी न किसी चीज का कोई ना कोई डेटा दिया होता है, जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। या फिर कोई ना कोई क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा होता है किसी भी इक्वेशन, किसी भी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा होता है पैसेजेस में। कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, लेट्स से एनवायरनमेंट हो गया या पोल्यूशन या फिर कोई भी पॉलिटिकल चीज हो गई, जिसके बारे में आपको पूरे तरीके से एनालाइज करके बताता है, जिसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में वो हो गया। एक क्वेश्चन होता है मैसेज बेस्ड पैसेज। मैसेज बेस्ड पैसेजेस में क्या होता है, कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेजेस हमें दिए जाते हैं उस पैसेज की हेल्प से। अगर आप उस पैसेज को पढ़ोगे तो इन दी एंड आपको कुछ ना कुछ पता चलता है कि हाँ, इस पैसेज से इनडायरेक्टली हमें ये बताया जा रहा था, ठीक है। कोई ना कोई अच्छा मैसेजेस देखने को हमें वहां पे मिलते हैं। और चौथे में हमें इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस बेस्ड में आपको कहीं ना कहीं तरीके के एग्जाम्पल्स और कुछ ना कुछ तरीके का आपको इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करी जाती है, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देकर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट, आपको और किसी भी चीज की स्टोरी को समराइज करा हुआ होता है, ठीक है। कोई भी इशू होगा उसको समराइज करके एक तरीके से एक पैसेज में डाल के दिया जाता है। इस तरीके का कुछ ना कुछ आपको एक पैसेज देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का एक पैसेज होते हैं, ओके। और एक आपको पैसेजेस दिया जाता है जो कि कुछ न कुछ इशू बेस्ड होता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, उसको हम लोग मिसलेनियस में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। तो कोई ना कोई इशू बेस्ड होते हैं, कोई ना कोई स्टार्ट्स दिया होता है, डेटा दिया हुआ होता है हमें, कोई भी चीज का कोई क्रिटिकल एनालिसिस करा होता है किसी पैसेज में हमें इनडायरेक्टली कोई मैसेज दिया जाता है, किसी पैसेजेस में हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है, किसी पैसेज में कोई भी किसी भी चीज को समराइज करके दिया हुआ होता है, और बाकी भी कई तरह के पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसको हमने मिसलेनियस में काउंट कर लिया है, ठीक है। So these were the types of passages that comes under the reading comprehension. Okay, अब हम देखते हैं इन सारे पैसेजेस में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो कि बहुत कॉमन है और मेजरली हर पैसेज में ऐसा क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज योर इन्फ्रेंस बेस्ड।
जैसे इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस आते हैं उसी तरीके से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि इन जो भी पैसेज में इन्फ्रेंस दिया हुआ है उसका क्या मतलब आपको समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जो भी पैसेज में था उसमें आपने क्या समझा, और उसके कई सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको समराइज करना होता है, समरी बतानी होती है कि इस पूरे पैसेज की क्या समरी थी। और चौथा, ये भी बहुत कॉमन है, आपको पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया क्या था इस पूरे पैसेज का। जो भी आपने पूरा पैसेज पढ़ा, इस पूरे पैसेज का क्या सेंट्रल आइडिया था या फिर क्या कोर आइडिया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस जो भी आपको पैसेज दिया हुआ होगा उससे पूछा जाएगा कि इस पूरे पैसेज में आपको क्या मैसेज समझ में आया, क्या मैसेज आपको मिला। अगर आपने वो पूरा पैसेज में पढ़ा है तो वो पैसेज क्या मैसेज देना चाह रहा है। और ये मेजरली ये मैसेज बेस्ड जो पैसेजेस होते हैं उसी में देखने को मिलता है कि आपको कोई भी अगर पैसेज मैसेज दे रहा है तो क्वेश्चन में वो पूछ लेंगे कि क्या मैसेज दिया गया था इस पूरे पैसेज में। ठीक है, और आपको वोकैबुलरी बेस्ड भी देखने को मिल सकता है। वोकैबुलरी इज नॉट वेरी इजी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वर्ड का मीनिंग पूछ लिया या कुछ पूछ लिया। वो आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कोई फ्रेज अगर यूज हुई भी होगी वहां पर क्वेश्चन में, तो उस फ्रेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस फ्रेज को यूज करते हुए नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन है जिसमें उसी तरीके का मीनिंग आ रहा है। जो मीनिंग उस फ्रेज में है वो मीनिंग नीचे दिए गए किस सेंटेंस में यूज किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं लेकिन पूछा जा सकता है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और मेजरली फ्रेजेस वगैरह ही पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस कि अब जो भी आपने पैसेज पढ़ा है उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या अज्यूम करते हो, और उस पैसेज को पढ़ने के बाद अज्यूम करने पर क्या निकल के आता है, या उस पैसेज को अज्यूम करने के बाद कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं जो कि आप मेरे हिसाब से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम एक दो पैसेज पढ़ के देखेंगे, उसको आप मेरे साथ ट्राई करना। अच्छा, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो पैसेज आपको सामने दिखेगा ना उसको वहां पर आपने वीडियो को क्या करना है, पॉज कर देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है उस पूरे पैसेज की। उस पूरे पैसेज को आपने ढंग से पढ़ना है और उसके बाद फिर आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करोगे। जब वीडियो स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपने मेरे साथ उस पैसेज को समझना है, मैं उस पैसेज को समझाऊंगी। फिर आपने मैच करना है कि आपने जो पैसेज जिस तरीके से समझा था क्या उसी तरीके से वो पैसेज है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। हम देखेंगे कि पैसेज को पढ़ने के बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अपना पहला पैसेज पढ़ने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, so let's begin with our class. I'm going to start with the passage number 1 and let's see if it comes in one screen. Okay, so this is the passage. You can pause the video, read the passage carefully and then start the video again and I will make you understand what the passage is. Okay? Okay, I hope you guys have read the passage. Now I am going to read it and I will make you understand कि ये passage था क्या. An early debate in an empirical study of political democracy concerned the measurement of democracy. Initial work employed dichotomous indicators and incorporated stability into political democracy measures. Okay, एक अर्ली डिबेट शुरू हुई है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर स्टडी करी गई है और उसके ऊपर एक तरीके से डिबेट स्टार्ट हुई है। इनिशियल वर्क एम्प्लॉयड डाइकोटमस इंडिकेटर्स, तो जो पहला वर्क था जो इस स्टडी के लिए हुआ उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को इनकॉर्पोरेट करा गया। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी को भी डाला गया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी क्या रोल प्ले करती है। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड स्टेबिलिटी इनटू द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेजर्स
Evidence accumulated showing that this approach could adversely affect analysis, particularly in the study of income inequality. तो जब हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को करने के लिए हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और उसकी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारा एनालिसिस. ठीक है. एट एन इंट्यूटिव लेवल इट इज अपीलिंग टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज. तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चीजें इतनी ज्यादा क्या कहते हैं अफेक्ट कर रही है कि हमने पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. एक हिस्से में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दूसरे हिस्से में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. And the idea that the persistence of democratic institutions should be included in any measure appears attractive. ठीक है. But the procedures have shortcomings. अब इस procedures की of course कोई भी procedure हो, कमियां तो हर जगह निकलती हैं, है ना. Dichotomizing democracy lumps together countries with very different degree of democracy and blurs distinction between borderline cases. For example, are democratic practices entirely absent from Mexican politics? ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है समझाने के लिए कि क्या डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो मैक्सिकन पॉलिटिक्स में क्या हमें देखो मैक्सिकन पॉलिटिक्स हम उन चीजों को ले रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसीज नहीं है. तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं क्या वहां पर कोई भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं होती? Does the return of elections to Argentina means it is a full-fledged democracy? और किसी कंट्री में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लाइक अर्जेंटीना, तो क्या वो कंट्री फुल्ली डेमोक्रेसी हो जाती है? Does the suppression of Tamil separatist movements in Tamil Nadu, in Sri Lanka, assign that the country is non-democratic rank? और अगर किसी भी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ सप्रेशन हो रहा है किसी भी कंट्री में, किसी मूवमेंट का सप्रेशन किया जा रहा है, तो क्या वो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक बन जाती है? The difficulty in answering these questions reflect inherently continuous nature of the concept of political democracy. अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्या किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो क्या वो पूरी फुल फ्लेजेडली डेमोक्रेटिक कंट्री है, या अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो क्या वो कंट्री वहां पे कोई भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है? मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मत देखो उस चीज को, बीच में कुछ ग्रे एरियाज भी होंगे. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी डेमोक्रेटिक चीजें हो सकती हैं और किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से भी काम किया जा सकता है. मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स देयर आर सम ग्रे एरियाज ऑल्सो. फर्दर लेबलिंग सम कंट्रीज एंड डेमोक्रेटिक इनवाइट्स इनसेंसिटिविटी to the persisting political inequalities in even these states because it implies that they are fully democratic. Democracy is specified in advance as an all or nothing matter. देखो ये आ गया ना ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज, या तो सब है या तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है. तो अगर किसी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसको एक लेबल दे देना कि वो फुल्ली डेमोक्रेटिक है, तो वो बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है उन कंट्रीज के लिए जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही हैं. द अदर पिवटल मेजरमेंट इशू सेंटर्स ऑन द फ्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और मेजरमेंट की बात करी जा रही है कि डेमोक्रेसी तो चलो ठीक है कि है या नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ स्टेबिलिटी को भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज को नहीं देखना, हमें स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है. दिस फ्यूजन इज एम्पेरिकल measures make it impossible to interpret observed associations of democratical stability with other variables because it is never clear whether degree of stability or degree of democracy is operative factor at work. अब हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी है उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को भी हमें ऑब्जर्व करना है विद अदर वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि ये कभी भी क्लियर नहीं हो सकता कि जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है या डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी है वो ऑपरेटिव फैक्टर हो सकती है वर्क पे या नहीं. तो मतलब ये है कि हम डिग्री भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किसी कंट्री में कितनी स्टेबिलिटी चाहिए और कितनी डेमोक्रेसी चाहिए.
उसके साथ साथ सिर्फ स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें अदर वेरिएबल्स भी चाहिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, कंट्री दैट डेवलप अर्लियर, जो कंट्रीज पहले डेवलप हो गई हैं और जो कि पहले से ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं देन लेट डेवलपर्स, लाइक यूएसए. अब यूएसए बहुत पहले डेमोक्रेटिक हो गया था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री थी. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक है तो वो ज्यादा स्टेबल है या फिर उसमें ज्यादा अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, नेट ऑफ देयर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो पहले डेमोक्रेटिक हो गई थी उसमें ज्यादा लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है. दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड इफ वन यूजेस स्टेबल डेमोक्रेसी इंडेक्स एज अ मेजर ऑफ डेमोक्रेसी. ये चीजें तब हम सपोर्ट कर सकते हैं जब हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हम स्टेबिलिटी को भी इंक्लूड करें, बट नॉट इफ वन यूजेस अ मेजर दैट एक्सक्लूड द स्टेबिलिटी कॉम्पोनेंट. अगर हम स्टेबिलिटी कॉम्पोनेंट को निकाल देंगे तो वो मेजरमेंट उतनी कारगर नहीं रहेगी, हमें स्टेबिलिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने स्टडीज में. ठीक है, मेजरमेंट्स में जो भी हम रैंकिंग देते हैं कंट्रीज को, उसमें हमें स्टेबिलिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एक और पैरामीटर इंक्लूड करना पड़ेगा. मतलब ये है, तो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे पैसेजेस में हमने स्टेबिलिटी प्लस डेमोक्रेसी के बारे में बात करी है कि स्टेबिलिटी प्लस डेमोक्रेसी इज इक्वल टू नाइस एंड गुड मेजरमेंट. अगर किसी कंट्री को मेजर करना है तो उसके लिए डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें स्टेबिलिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. इस तरीके से इस पूरे पैसेज में बात करी गई है. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आई होप द पैसेज इज क्लियर. नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई सॉल्विंग देम. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, why there are certain limitations to dichotomize democracy? Since the political democracy is dynamic process, is insensitive process, the notion of political democracy varies from one country to another. Now see, यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, ओके देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो डायनामिक तो है, ये चीज तो इन्होंने सही बोली है. ठीक है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस में, तो मेरे हिसाब से ये सही है ऑप्शन. ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनसेंसिटिव है. इनसेंसिटिव प्रोसेस तो नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स इनसेंसिटिव. इनसेंसिटिव तब होगा जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप स्टेबिलिटी को इंक्लूड नहीं करोगे. इट हैपन्स व्हेन स्टेबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड. जब आप स्टेबिलिटी को इंक्लूड ना करो तब वो इंसेंसिटिव होगा. सिर्फ अकेला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंसेंसिटिव नहीं होता है. द नोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वैरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. देखो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का नोशन है वो वन कंट्री से अनदर कंट्री में डिफरेंशिएट करेगा, वैरी करेगा, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, उनकी थिंकिंग अलग है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. सिर्फ आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कंसिडर नहीं कर सकते, तो ये वैरी तो करता है. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1 and 3 शुड बी द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी? अब इनमें से करेक्ट बताना है. देयर कैन बी मल्टीपल डेमोक्रेसी इंडेक्स एज अ मेजर ऑफ डेमोक्रेसी. इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर ऑट टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड दस मोर स्टेबल. ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होते हैं बाकी और ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. डेवलप्ड कंट्रीज पॉजेस ग्रेटर स्टेबिलिटी फैक्टर. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आप डेवलप हो गए हो तो आप ज्यादा स्टेबल हो गए. सिंक्रोनाइजिंग डेमोक्रेसी एंड स्टेबिलिटी इज अ वेग प्रोसेस. वेग, आई डोंट थिंक सो. इट्स नॉट अ वेग प्रोसेस. ओके, सो फॉर मी द आंसर इज ए पार्ट. 2 का ए पार्ट है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड यू आर एबल टू सॉल्व देम. अगर आप पैसेज को समझ लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पैसेज. अगेन आपने सेम चीज करनी है. पैसेज में पूरा स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आपने पॉज करके उसे पढ़ना है,
फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, so this is the passage, only one question is there and the passage is also small. अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, छोटे भी होते हैं और उनके बेसिस पे एक ही क्वेश्चन होता है फिर. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं. तो आप एक बार इसे पढ़ लो, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके ओके, आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है ये पैसेज. In India, over the last decade or so, labor has been departing agriculture, but it is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs. Services where labor tends to be most productive are not generating the additional jobs the country needs. अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत टाइम से, अभी लास्ट डिकेड से, लास्ट 10 साल से और पहले से लोग एग्रीकल्चर से डिपार्ट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से कम होते जा रहे हैं और वहां से निकलकर वो कहां जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, जो कि मार्केटेडली बेटर जॉब्स नहीं है और जहां पे ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव जॉब्स होती हैं जो कि सर्विसेज है, वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं और वहां पर एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं. इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड. अब ऐसा अजम्पशन करी जा रही है कि नेक्स्ट 10 सालों में इंडिया को 24 मिलियन जॉब्स की नीड होगी. द न्यू सेक्टर जो कि ई कॉमर्स है कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ ऑफ द जॉब्स गैप. अच्छा, जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो सिर्फ 12 मिलियन के आसपास का जॉब कवर कर सकता है. ओनली दो सेक्टर दैट डिराइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ. और जो बाकी का अदर हाफ है वो कौन फिल करेगा, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर फिल करेगा. तो दैट इज द पैसेज. नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंप्लाइज द पैसेज. अब देखो, बेस्ट इंप्लाइड का मतलब क्या है कि इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें. ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी कि क्या ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ द लेबर. देखो, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप स्ट्रॉन्ग मेजर्स लो कि बंदा रूरल एरिया से, गांव से अपने शहर ही ना आए. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शहर ना आए. वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. ये तो बात कही नहीं गई है पूरी कहीं कि उन लोगों को वहां से जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं या अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं वहां से उनको उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करा जाए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई. इट इज नॉट इन द पैसेज. ठीक है, बात सही है लेकिन पैसेज में नहीं कही है. सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्या सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहा है? सर्विस सेक्टर में तो कोई जा ही नहीं रहा है ना. सर्विस सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स. इंक्रीज्ड social sector spending is imperative for large scale job creation. तो अब क्या करना चाहिए, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग करनी चाहिए जिससे कि लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन हो. हमने लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन की ही बात करी है और हमें सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग करने की जरूरत है. तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. सोशल सेक्टर कौन सा हो गया आपका, वही हेल्थ एंड एजुकेशन. These are the social sectors. Obviously हमने इन्हीं दोनों सेक्टर्स पे बात करी गई है कि वो ही अदर हाफ जो है डिमांड का, एम्प्लॉयमेंट डिमांड का, वो ही फिल करेगा. तो उसमें स्पेंडिंग करनी पड़ेगी तभी तो वो लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन करेंगे, है ना. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन आपने वही सेम चीज करनी है. पॉज करो, पढ़ो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे. Here is the next passage. You can all read it. Okay, I hope everyone have read it. Now let's see what is the passage. One of the biggest ironies around water is that it comes from rivers and other wetlands. ठीक है? Yet it is seen as divorced from them. ठीक है? While water is used as a resource, public policy does not always grasp as it is a part of a natural ecosystem. Efforts at engineering water systems are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacities of the ecological systems. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सबसे बड़ी आयरनी ये है
कि वाटर जो है वो रिवर्स और वेटलैंड से आ रहा है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि लोग उन्हीं चीजों को, उन्हीं रिसोर्सेज को खराब करते जा रहे हैं और रिवर्स और वेटलैंड्स ही कम होते जा रहे हैं। तो हमारा जो सोर्स है वाटर का वो वहां से कम होता जा रहा है, डाइवर्स्ड होता जा रहा है, ठीक है। और वाटर को जिसको हम एज अ रिसोर्स देखते हैं और पब्लिक पॉलिसी की तरीके से देखते हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन पा रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, घरों में आरओज लगा रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन टैंक्स लग रहे हैं, ये और भी चीजें हो रही है वाटर सप्लाई के लिए, लेकिन जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो कि रिवर्स और वेटलैंड्स थे उनको स्ट्रेंथन करने की बात कोई नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, आयरनी है, ठीक है। आयरनी ये है कि हम लोग पानी से गंदा तो कर रहे हैं और पानी रिवर्स और वेटलैंड्स को साफ करने की बजाय वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग द वाटर फिल्ट्रेशन टैंक्स एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, एफर्ट्स वहां लग रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथन नहीं करा जा रहा इकोलॉजिकल सिस्टम्स को, ठीक है। ये इस पैसेज का कहना है। अब लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। अब आ गया इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। अब इस में बताना है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है या क्या हमें समझ आता है। रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। कर सकते हो आप, ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट तो करना ही है हमें रिवर्स और वेटलैंड्स को। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। यहाँ पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है और काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स और वाटर। वेटलैंड्स को और रीइंफोर्स करने की जरूरत है rather than just open source और water। अच्छा, ओके। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज एंड ओवरयूज। आई थिंक यहाँ पे तो हमने कोई कॉस्टिंग की बात ही नहीं करी है कि आप पैसे लगा दो या उस पे वाटर भी खरीदना पड़ जाए लोगों को, ऐसा तो नहीं करने की बात हो रही है। अब नाउ वी आर इन अ डिलेमा बिटवीन 1 and 3rd पार्ट कि या तो उसको रामसर कन्वेंशन में प्रोटेक्ट कर लो या फिर वेटलैंड्स को रीइंफोर्स करो मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेज ऑफ और वाटर। आई थिंक आई विल गो विद पार्ट सी, क्योंकि वेटलैंड्स को आपने रीइंफोर्स करने की बात करी गई है कि वेटलैंड्स को आपने दोबारा से सही करना है और उनको यूज करना है आगे जाके। सिर्फ ओपन सोर्सेज और पानी की तरह ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, उनको रीइंफोर्स करने की बात करी गई है। तो मेरे हिसाब से द ऑप्शन शुड बी सी। ओके, सिर्फ प्रोटेक्ट करोगे तो हो सकता है आपको पानी मिले भी ना, वहां से रिवर्स और अदर वेटलैंड से आपको पानी हो सकता है ना मिले, क्योंकि वो रामसर कन्वेंशन में प्रोटेक्ट हो गया है। लेकिन हमें उसको यूज भी करना है उस पानी को और उस जगह को साफ भी रखना है, इस तरीके का हमें कुछ करना है। तो आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ओके ओके, नाउ लेट्स जंप अप टू द 4th पैसेज। दिस विल बी द लास्ट पैसेज। ओके, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लो, फिर आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, now the passage is saying people will invest in education whenever they are granted economic freedom to fully enjoy benefits again. This is for the obvious reason that the return of education increases as the level of economic freedom rises. अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि people education पे ज्यादा इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगी उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होती है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और जितना आप कमा रहे हो वो आपका खाने पीने में ही लग रहा है, तो बंदा फिर पढ़ाई कैसे करेगा ना, पढ़ाई में नहीं लगा पाएगा वो पैसा। तो वो पर्सन एजुकेशन में तभी खर्च कर सकता है जब उसके पास इतना हो पैसा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर ऑब्वियस रीजन कि भैया एजुकेशन का जो रिटर्न है वो उतना ज्यादा बढ़ता है जितना ज्यादा आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। जितना आप पैसा कमाओगे, जितना आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होगी कि हाँ आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, उतनी आप एजुकेशन पे डालोगे और उतना एजुकेशन से आपको रिटर्न मिलेगा। when people thanks to lower tax rates are allowed to retain of the higher income then they gain from the incremental level of education, it makes a sense to invest in education. देखो, जब ऐसा होता है कि आपको टैक्स रेट कम देने पड़ रहे हैं एजुकेशन में, या फिर आपको वहां से कोई क्या कहते हैं
रिटर्न मिल रहा है या आपको वहां से कोई गेन हो रहा है, तो ही तो बंदा तो ही तो कोई पर्सन एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा ना. ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट डिसाइड टू टैक्स द हायर इनकम ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स एट इवन हायर एज, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेटिंग वनसेल्फ फर्दर. अच्छा, यहाँ पे ये बात करी गई है कि जितना ज्यादा हायर इनकम होती है उतना ज्यादा पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उससे उतना ज्यादा हायर रेट पे टैक्स लेती है. जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आप टैक्स रेट भरोगे. तो फिर इट मेक्स लिटिल सेंस कि जो पर्सन है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करे. फिर उसको लगेगा कि यार मैं ज्यादा कमाने लग जाऊँ तो उनको टैक्स भी तो ज्यादा देना पड़ जाएगा. The same incentive apply to the parents who decide to whether to invest in their children's education. और children की education में भी अगर आप tax rate increase कर दोगे या आपको लगेगा कि यार एजुकेशन में इतना तो टैक्स ही चला जाएगा, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि फिर यार बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा, हमें आधे से ज्यादा तो टैक्स ही देना पड़ जा रहा है ना. अब यहाँ पे विद द रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. अब यहाँ पे assumption वाला क्वेश्चन आ गया. I have taken every type of questions. I have tried to inculcate different kinds of questions in your practice papers. Now, let's see. Lower tax rates in a country invariably translate to greater investment in higher education. यही बात करी गई है कि अगर lower tax rate होंगे, लोगों को कम टैक्स रेट देना पड़ेगा, तो वो एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा तो वो इन एजुकेशन पे और इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम. ऑफ कोर्स अगर आप एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे इन्वेस्ट करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, तो ऑब्वियसली उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी, वो कमा पाएंगे और वो अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे. इकोनॉमिक फ्रीडम होगी. इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन बिल्डिंग अप अ ह्यूमन कैपिटल. ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो वो उस ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में आपकी एजुकेशन आती है, आपकी हेल्थ आती है, ठीक है, आपकी कंडीशन ऑफ लिविंग्स आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं कि आप पढ़े लिखे कितने हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी कंडीशन ऑफ लिविंग कैसी. सब चीजें अगर अच्छी होंगी तो वो कंट्री के लिए एज अ कैपिटल काम करेगा, वो अपना एज अ लेबर काम करेगा, तो कंट्री को और बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अगर आप इकोनॉमिकली फ्रीडम हो. अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है अपने हिसाब से खर्च करने के लिए, तो आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनोगे. तो मेरे हिसाब से all of the equations are correct, all of the assumptions are valid, and that's why the option D should be your correct answer. Okay, I hope you liked the video. I hope you understood the passages. I hope you think that reading comprehension is not that difficult. If you want to learn more, then subscribe to our channel and you can watch all the videos that I am going to upload on CSAT examination. You can prepare CSAT full-fledgedly from our YouTube channel and for free. That's it for today, everyone. Have a nice day. Bye-bye.